कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। और हम जो आज अपनी इस क्लास में जो आपके मुख्य पुस्तक लगा रखी है हिंदी साहित्य की अंतरा भाग 2, उसकी पाठ संख्या 1 का जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है उसमें कार्नेलिया के गीत के प्रश्न उत्तर आज हम हल करेंगे। और ये अपना पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर का भाग 2 होगा, क्योंकि हमने भाग 1 में देवसेना के गीत के प्रश्नों को देख लिया था। आप जानते हैं कि आपकी जो मुख्य पुस्तक है कौन सी है, अंतरा भाग 2। अंतरा भाग 2 में पहला पाठ कौन सा संकलित है, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से 2 गीत लग रहे हैं, पहला गीत है देवसेना का गीत और दूसरा गीत है कार्नेलिया का गीत। आज हम कार्नेलिया के गीत से पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से प्रश्न संकलित हैं उनका उत्तर देखेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, कक्षा 12 हिंदी साहित्य और कक्षा 10 की हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पूरा करवाया जा रहा है। सत्र 2021-22 में जो बदला हुआ पाठ्यक्रम है, NCERT का जो पाठ्यक्रम है, RBSE ने भी अपना पाठ्यक्रम NCERT का कर दिया था, वही हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी करना है, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अब तक नहीं किया है तो कर लें, ठीक है। जो पाठ 1 अंतरा भाग 2 में संकलित है जयशंकर प्रसाद, कार्नेलिया के गीत से आपके 6 प्रश्न पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे हैं। कितने प्रश्न दे रखे हैं? 6 प्रश्न। देखिए, जो 6 प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे हैं मैं बता देता हूं कौन कौन से दे रखे हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कौन सा, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया। इस प्रश्न का उत्तर हम देखने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित किया गया है। प्रसाद जी ने ये शब्द आखिर में अपने गीत में किनके लिए प्रयुक्त किए हैं, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हम देखने वाले हैं। तीसरा प्रश्न जिसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य में मैंने बता रखा आपको, एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है, ठीक है ना। कला पक्ष को ही हम कभी कभी शिल्प सौंदर्य भी कह देते हैं, काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी बरतारा। इन पंक्तियों का जो है हम काव्य सौंदर्य देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। और 5वां प्रश्न है, प्रसाद शब्दों के सटीक प्रयोग में भावाभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल हैं, कविता से उदाहरण देकर सिद्ध करना। ये 5वां प्रश्न हम देखेंगे। और 6ठा प्रश्न, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्द में लिखे। इन 6 प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। लीजिए, पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो बातें मैं प्रश्न से संबंधित बताऊंगा आप उनको सुने, समझें और अंत में उस प्रश्न के उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके लिए मैं आपको जो है ब्लैक बोर्ड को खाली कर दूंगा, आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी होमवर्क की कॉपी में उतार लें। पहला प्रश्न था, भारत में यानी भारत की किन किन विशेषताओं को जयशंकर प्रसाद ने बताया। तो कार्नेलिया का गीत है, आपको इतना पता है, जो कार्नेलिया का गीत है वो जयशंकर प्रसाद ने 1931 में एक नाटक लिखा था चंद्रगुप्त। उस चंद्रगुप्त नाटक में बहुत सारे पात्र हैं, जिसमें सिकंदर जो महान था उसका सेनापति सिल्यूकस, उसकी पुत्री जो कार्नेलिया है, जब ये सिंधु नदी को पार करके भारत पर आ रहे थे आक्रमण करने, क्योंकि वो विश्व विजेता कहलाता है, तो वहाँ शिविर लगा था सिंधु नदी के किनारे। वहीं पर कार्नेलिया ने जो है पूरा भारत का परिवेश देखा, उसकी सुंदरता देखी, उसका अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखा,
और उसका वर्णन यहाँ किया है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले होता है, अर्थात सूर्य की पहली किरण सबसे पहले भारत पहुँचती है। प्रातः काल का समय सुहावना होता है, जहाँ शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। शीतल मंद सुगंधित, बताइए कहाँ से आती है ये हवा? ये मलयाचल पर्वत से आती है, जिसमें चंदन की जो है खुशबू होती है। इसलिए चंदन के जो गुण होते हैं वो के वही गुण आपके किसके होंगे? इस प्रातःकाल की मलयाचल से आने वाली हवा के होंगे। कवि ने भारत को मधुमय अर्थात मिठास से भरा देश कहा है। भारत के तीन ओर पानी होने से लहरें तटों से टकराती। तीन ओर पानी आप जानते हैं, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। भारत देश सभी की आश्रय स्थली है, बिल्कुल सही है। यहाँ जो भी आया वह यहीं का होकर के रह गया। जितने भी विदेशी जातियाँ, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी थे, वो सब आसान्वित होकर के भारत की ओर देखते हैं और उनको जो है भारत रुच जाता है, उनको पसंद आ जाता है और वो यहीं के होके रह जाते हैं। इसलिए आश्रय स्थली है। यहाँ किसी अपरिचित को भी प्रेम पूर्वक रखा जाता है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ के निवासी दयालु हैं, करुणाशील और संवेदनशील हैं। यहाँ के लोग दयावान हैं, परानुभूति करते हैं। दूसरे के दुख को देख करके उसकी अनुभूति भी वो कर लेते हैं। वो ये देखते हैं कि इस आदमी का दुख कैसा होगा, वो उसको महसूस करते हैं। करुणाशील भी हैं, संवेदनशील हैं, जो सभी से सहानुभूति रखते हैं। भारत देश संपूर्ण विश्व में अपनी विशिष्टताओं के कारण पहचाना जाता है। यहाँ की संस्कृति विशिष्ट है। यहाँ की यहाँ का प्राकृतिक अद्भुत सौंदर्य जो है वो विशिष्ट है, अद्वितीय सौंदर्य है। उसी के कारण ये पहचाना जाता है। भारत की गौरव गाथा और संस्कृति भी महान है। इस प्रकार हम इस पहले प्रश्न के उत्तर में इतना सारा जो है लिख देंगे और निश्चित रूप से ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, लीजिए। दूसरा प्रश्न जो था उसका उत्तर आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कवि ने उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में कौन सा अर्थ व्यंजित किया है? तो ध्यान दें, कवि ने इसमें अर्थ व्यंजित किया किसमें? उड़ते खग में, कि भारत देश ही सभी को आश्रय देने वाला है। यानी भारत की जो विशेषता है वो एक आश्रयदाता देश के रूप में है। कवि बाहरी पक्षियों के भारत की ओर आने और यहाँ आश्रय लेने के माध्यम से कह रहे हैं कि भारत बाहरी लोगों के लिए आश्रय स्थली है। बाहर के लोग जितने भी जरूरतमंद थे उन सबको आश्रय देने का काम भारत ने किया। विश्व में सभी आश्रय पाने के लिए भारत की ओर आशा और उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं, जिसमें भारत खरा उतरता है। यहाँ आश्रय लेने वालों को सुख व शांति भी मिलती है। कवि यह भी कहना चाहता है कि भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जातियाँ यहीं रच बस गई। जो भारत पर आक्रमण करने आया, भारत को मिटाने आया, वो यहीं भारत का होकर के रह गया। ऐसा कवि इस उड़ते खग में अर्थ व्यंजित करना चाह रहा है, इसके माध्यम से बताना चाह रहा है। दूसरा देखिए, बरसाती आंखों के बादल में कवि ने भारतीय लोगों के गुणों को बताया। यानी भारत के लोग किन गुणों को धारण किए हुए हैं, भारतीय लोगों की संस्कृति कैसी है। पर दुख कातरता, दूसरों के दुख में हम दुखी होते हैं। भारत के लोग दूसरों के दुख में भी दुखी होते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। जैसे ये बताना चाह रहा है कि वर्षा ऋतु जो होती है, वर्षा ऋतु, उसमें बादलों से जैसे बारिश गिरती है, ऐसे ही जब हम दूसरों के दुख में दुखी होते हैं तो अपनी आंखों से भी आंसू गिरते हैं। भारतीय अनजान शरणागतों से भी प्रेम, सहानुभूति और करुणा का व्यवहार रखते हैं। भारतीय सहृदय होते हैं, अर्थात उनका हृदय विशाल होता है। इस प्रकार ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हम देख लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, जिसमें अपने को काव्य सौंदर्य बताना है। और काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष या शिल्प सौंदर्य। तो यहाँ हम देख लेते हैं किस प्रकार कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके, रूपक अलंकार का प्रयोग करके, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करके प्रातःकाल का जो भोर का समय है उसका मनोरम दृश्य खींचने की कोशिश की है। और
उषा को एक नायिका के रूप में दर्शाया है और प्रातःकाल का समय सबको सुख देने वाला होता है। इस बात को यहाँ जो है बताने की कोशिश की है। देखिए भाव पक्ष देखेंगे, कवि ने भोर के सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया है। भोर होने पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही है, रात्रि को जगमगाने वाले तारे भी अब छिप गए हैं, अब किरणों के आगमन से लोगों के उठने का समय हो चुका है। कवि ने उषा काल का मानवीकरण करते हुए प्राकृतिक सुंदरता का अलौकिक वर्णन किया है। ठीक है, ये तो भाव पक्ष हो गया, यानी कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि ने कला पक्ष देख रहे हैं, शिल्प सौंदर्य। कवि ने उषा पर एक नायिका का आरोप किया है। उषा को क्या माना है, एक नायिका माना है, एक स्त्री माना है और उसका मानवीकरण किया है। कवि ने रूपक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है ना, क्योंकि उषा रूपी नायिका और चूंकि उषा पर मानवीय चेतनाओं का आरोप करने से उसमें मानवीकरण अलंकार भी है। भोर का वातावरण ऐसा है कि उषा रूपी नायिका आकाश रूपी कुएं में सूर्य रूपी सोने का घड़ा, क्योंकि सोने का घड़ा क्यों कहा है, जब प्रातः सूर्योदय होता है तो उसका रंग जो होता है वो स्वर्णिम होता है, सोने की तरह होता है, पीला होता है, तांबे की तरह होता है। ठीक है ना, तो घड़ा डुबोकर मंगल शुभ, यानी जो पानी है वो मंगल का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है। कुमकुम, जैसे हम जो अपने घरों में उत्सव होता है, मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें कुमकुम जैसे छिड़कते हैं, ऐसे ही उषा ने जो है ये सूर्य के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से वो मंगल रूपी पानी सब जगह फैलाने की कोशिश की है। वो लुढ़का रही है, अर्थात लोगों के जीवन को सुखी बना रही है। तारागण भी रात भर जगने के बाद अब मस्ती में ऊँघ रहे हैं। अरे भाई, जब रात को व्यक्ति जग जाता है तो फिर उसको नींद आने लग जाती है सुबह के टाइम पे। तो जैसे रात भर सारे तारे जग रहे थे और अब सूर्योदय होने के कारण, उस भोर की स्थिति के कारण अब वो तारे, उनका जो प्रकाश है वो मध्यम हो रहा है, उनका प्रकाश कम हो रहा है। तो कवि यहाँ ये उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से बताना चाह रहा है कि जैसे अब तारे जो है ऊँघना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि रात भर जग गए हैं तो अब नींद आएगी, ओझ गए उनका। कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से यह चमत्कार उत्पन्न किया। ये गीत होने से गेयता के गुणों से भी युक्त है। खड़ी बोली हिंदी इसमें ही है, इसमें कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथे प्रश्न का उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक। चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो सबसे पहले आपको क्षितिज शब्द का अर्थ देख लेना। ये जो क्षितिज है ये दो शब्दों से मिलके बना, क्षितिधनज, और क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। ध्यान दीजिए, क्षितिज वह काल्पनिक केंद्र है जहां अपने को आसमान और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मिलते नहीं है, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहां क्षितिज को भी भारत में सहारा मिल जाता है, यानी वो क्षितिज भी भारत में आकर के यहाँ की भूमि से स्पर्श कर रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे हैं। कार्नेलिया भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके अभिभूत है। अरे भाई, कार्नेलिया वहाँ सिंधु नदी के किनारे भारत के वैभव, उसकी गौरव गाथा, उसके प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के लोगों के गुणों को देख करके अभिभूत है। वह यहीं बस जाना चाहते, उसकी इच्छा भी है कि वो भारत में बस जाए। भारतीय दया, करुणा और प्रेम का गुण रखते हैं। यह दूसरों से सहानुभूति का व्यवहार करते हैं। भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देने वाला देश है, अर्थात आश्रयदाता, आश्रय स्थली के रूप में है। जैसे क्षितिज को सहारा भारत में मिलता है, उसी प्रकार कार्नेलिया भी कह रही है कि मुझ अनजान को भी भारत में आश्रय मिल जाएगा। वो ये कह रही है कि जब क्षितिज को भी भारत में सहारा मिल रहा है तो मुझको सहारा क्यों नहीं मिलेगा, अर्थात मुझको भी सहारा मिल जाएगा, क्योंकि वो भी एक तरह से बाहरी है, विदेशी है। तो वो ये चाहती है कि मैं भी भारत में आकर के बस जाऊं, क्योंकि उससे पहले जितनी भी जातियों ने भारत पर आक्रमण किए वो यहीं रच बस गए। और विशाल हृदय वाले भारतीय मेरे से भी अच्छा व्यवहार करेंगे। भारत मानवता के गुणों वाला देश है, इसलिए कार्नेलिया यहाँ बसने को अपना सौभाग्य मान रही है। इस प्रकार का जो भाव है कवि ने यहाँ क्षितिज को सहारा मिलने के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। देखते हैं हम अगला पांचवा प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
5वें प्रश्न में देखिए, कवि ने जो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन सटीक शब्दों का प्रयोग किया है, उन सटीक शब्दों को हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे देखिए, प्रसाद जी ने अपने भावों की अभिव्यक्ति हेतु शब्दों का सटीक प्रयोग किया। जैसे देखिए, भारत देश को मधुमेह, ये मधुमेह शब्द का प्रयोग किया। मिठास से भरा बताकर यहाँ की सरसता और सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया है। दूसरा देखिए, बरसाती आंखों के बादल, ये बहुत बार आ गया है। इसके माध्यम से कवि ने करुणा, उदारता और सहानुभूति का अर्थ व्यंजित किया है। तीसरा, उड़ते खग, ये भी आ गया है। इसके माध्यम से भारत शरणागत की रक्षा और एक अच्छा आश्रयदाता देश है, यह अर्थ व्यंजित किया। भारत शरणागत की रक्षा करने वाला और एक अच्छा आश्रयदाता देश है, यह अर्थ व्यंजित किया है। लघु सूर्यधनु से पंख पसारे में देखिए, पक्षियों की पंक्ति जो आकाश में उड़ रही है उसको इंद्रधनुष बताना कवि का भाषा पर असाधारण अधिकार दिखाता है, क्योंकि पक्षी भी रंग बिरंगे हैं, तो इंद्रधनुष का रंग भी रंग बिरंगा होता है। और इसी प्रकार मंगल कुमकुम भी कवि का अनोखा प्रयोग है। मंगल कुमकुम है, एम कुंभ है। इसी प्रकार जो तरु शिखा पर नाचना, प्रकाश की किरण को बताना, ये बहुत सारे अच्छे सटीक शब्दों का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। अब देख लेते हैं हम अंतिम प्रश्न का उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ध्यान दीजिए, अंतिम छठा प्रश्न है जिसका उत्तर हम लेके आए कि कवि ने अपनी इस गीत में, जो कार्नेलिया का गीत है, उसमें कौन कौन से चित्र उसने खींचने की कोशिश की। चित्र यानी एक बिंब बन जाए, यानी ऐसा चित्र जो कवि ने अपने शब्दों के द्वारा बनाने की कोशिश की है, वो देख लेते हैं। तो पहला सिंधु नदी के किनारे का चित्र है, क्योंकि कार्नेलिया कहाँ बैठी हुई है, सिंधु नदी के किनारे बैठी हुई है, और वहाँ उस सिंधु नदी के चित्र को खींचने की कोशिश की है। प्रातःकाल के समय का भोर का चित्र, सूर्योदय का समय हो रहा है और अभी तक सूर्य पूरी तरह उदय नहीं हुआ है, तो जो उषा काल है, जो भोर का समय है, उसका चित्र है। उषा काल की आभा सर्वत्र फैलने का चित्र, जो सूर्य की स्वर्णिम किरणें पृथ्वी तक आ रही है, उससे क्या क्या प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहा है, उसका चित्र खींचने की कोशिश की है। प्रातःकाल मलय पर्वत से आने वाली हवा का चित्र, जो मलयाचल पर्वत है, जो चंदन के वृक्षों की अधिकता वाला जो ये पर्वत है, यहाँ से जब हवा आती है तो उसके 3 गुण होते हैं, शीतल होती है, मंद होती है और सुगंधित होती है, उसका चित्र खींचा है। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का चित्र, आसमान में जो पक्षी उड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे वो इंद्रधनुष के रूप में उड़ रहे हैं, उसका चित्र खींचने की कोशिश की है। प्रातःकाल स्वर्णिम आभा वाले सूर्य का चित्र, जो सूर्य उदय हो रहा है वह भी स्वर्णिम आभा वाला है, उसका चित्र खींचा है। तारे का प्रकाश भोर के होने से मध्यम हो रहा है, जिससे वे ऊँघते प्रतीत हो रहे हैं, उसका चित्र, ऊँघते हुए तारों का चित्र खींचने की कोशिश की है। यानी अब सूर्य उदय हो जाएगा और तारे छिप जाएंगे, तो अभी न तो पूरी तरह वो छिपे हैं, न पूरी तरह वो जगमगा रहे हैं, उनका बीच का जो भाग है, बीच की जो कंडीशन है, उसका वर्णन है। अनंत समुद्र से टकराती लहरों का चित्र, भारत एक प्रायद्वीप है, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो लहरें यहाँ से टकरा रही है, उसका चित्र है। और मांगलिक अवसर पर कुमकुम छिड़कने का चित्र, यहाँ इन बिंबो चित्रों का जो है कवि ने प्रयोग किया अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अपने इस कार्नेलिया के गीत में। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे पहले आपने हमारे इस पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 1 के सारे वीडियो नहीं देखे तो वो देख लें, उसके बाद ही ये प्रश्न हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम अगले वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, और दूसरों को भी है जो सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए कहें, ताकि आपके साथ ये चैनल ग्रो करे। धन्यवाद।